नमस्कार दोस्तों, 2 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एसडीआरएफ रिलीव्ड। एसडीआरएफ क्या है? तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। अगर आप बात करो तो एक एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाने की बात की गई है। 2020 में जब ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ, देखिए इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डिजास्टर्स को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी हैपनिंग्स डिजास्टर की कैटेगरी में आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी। 2020 में होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर इशू किया और बोला कि भाई कोविड-19 एक नोटिफाइड डिजास्टर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाए गए हैं और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया गया है, उसके पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के मैनेजमेंट में। कोविड-19 के समय पे लोग जो जॉबलेस हो गए, उनको टेम्प्रेरी एकोमोडेशन अवेलेबल कराना, उनको कपड़े, खाने को चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल करवाना स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर्स को, इसमें खर्चा होता है। अभी खर्चे के लिए पैसा चाहिए और पैसा अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों से निकाला जा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एसडीआरएफ ही मेजर फंड अवेलेबल है जिससे पैसा निकाल के कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। अभी इसी के रिस्पेक्ट में ये न्यूज़ है कि भाई एमएचए ने टोटल 55% ऑफ द अमाउंट, आप कह सकते हो लगभग 4436.8 करोड़ रुपीस, जो कि इस साल में अलॉट किया जाना एसडीआरएफ को, रिलीज कर दिया है। एसडीआरएफ को एक साल में 8873.6 करोड़ रुपए एलोकेट किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये आपकी जो प्लानिंग कमीशन है, सॉरी प्लानिंग कमीशन कह रहा हूँ, जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि भाई अगले 5 सालों में 2021, 22, 23, 24, 25 डिजास्टर के रिस्पेक्ट में अलग अलग राज्य की सरकारों को कितना पैसा देना है। तो जून 2021 में फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि राज्य की सरकारों के बीच में 8873.6 करोड़ बांटा जाएगा, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 50% की 4436.8 करोड़ मिनिस्ट्री ने रिलीज कर दी अभी, मतलब कि मई के शुरुआत में, जबकि इस एक्सरसाइज को होना था जून में। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे केंद्र सरकार क्यों जल्दी रिलीज कर रही? क्योंकि भाई देखिए राज्य की सरकारों को पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है ये आपको मालूम ही है। अगर आप बात करो एसडीआरएफ एलोकेशन की, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के एलोकेशन की, दो प्रकार के स्टेट्स होते हैं, जनरल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो गए और हिमालयन स्टेट्स हो गए, मतलब वो स्टेट्स जहाँ पे पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है, जो अपने जियोलॉजिकल फीचर्स की वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज पे रहते हैं। पहाड़ों में प्लेन्स नहीं होते, एग्रीकल्चर काफ़ी मुश्किल से हो पाता है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप नहीं हो पाती हैं, वहाँ से आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, चूँकि पहाड़ों के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है लॉजिस्टिकल और जो टू एंड फ्रो के टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट में जो जनरल कैटेगरी के स्टेट्स, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, उनके एसडीआरएफ का 75% पैसा केंद्र सरकार देगी, बाकी 25% वो खुद देंगे। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के एसडीआरएफ को जितना अलॉट किया गया उसका 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी वो स्टेट्स खुद देंगे। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को समय समय पे अगर केंद्र सरकार चाहे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से भी पैसा दिया जाता है। बात करते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से पहले एक चीज होती थी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। इसको रिनाम करके क्या कर दिया गया? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इस फंड को रखा गया है अंडर पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट के अंदर है तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। इस फंड से अगर आपको पैसा खत्म करना है तो पार्लियामेंट के प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं। 3 प्रकार के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसा निकाल के खत्म करना है तो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपए पड़ा रहता है, तो प्रेसिडेंट जब चाहे उससे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में वो 500 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया उसको जस्टिफाई करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है, उसको फिर से रिफिल करने के लिए अप्रूवल लेना है। लेकिन जब बात होती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से जो पैसा खत्म हुआ उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से जो भी पैसा वगैरह खत्म होता है उसकी ऑडिटिंग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, ये देखने के लिए भाई पैसा सही तरह से खत्म किया गया या नहीं किया गया। और इस फंड को किन की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रकार की कैलेमिटीज जैसे पेस्ट अटैक आ गया, ड्रॉट्स आ गया, फ्रॉस्ट आ गया, कोल्ड वेव आ गया, इस प्रकार की चीज़ें किसको परेशान करती हैं? ज़्यादातर फार्मर्स को परेशान करती हैं। अब समझिए, फार्मर्स से रिलेटेड जब अलॉटमेंट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से निकाला जाता है तो ऐसे केसेस में फंडिंग को मॉनिटर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में अगर फ्लड्स आ गए
और आप मान लीजिए कि सुनामी आ गई, तब उस एक अलग केस हो जाता है। लेकिन अगर फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए पैसा आप नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से निकाल रहे हो, तो ऐसी फंडिंग को मॉनिटर करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, जो कि ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। मतलब डिजास्टर फंड जो है, इनका एक बहुत वाइड पैरामीटर है, ये किसी एक पर्टिकुलर लिमिट तक लिमिटेड नहीं है। और अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोविड-19 को भी एक डिजास्टर माना गया, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से, दोनों से कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए पैसा निकाला जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। जिनको मेंबर बनना है बनिए, जिनको नहीं बनना मत बनिए। मुझसे मेल करके मत पूछिए कि सर मेल के क्या पर्क्स, ज्वाइन के क्या पर्क्स हैं, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। फिर बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर 4 मोर स्पाइसेस। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स, जिसको आप बोलते हो CCHCA, इसने फाइनलाइज किया, रिकमेंड किया है 4 स्पाइसेस की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये 4 स्पाइसेस कौन है? क्लव्स, ऑरिगेनो, बेसिल, जिंजर। ये जो 4 स्पाइसेस हैं, अक्सर कर हम लोग डेली लाइफ में अपने घर वगैरह में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स ने पहले तो फाइनलाइज किया कि क्लव्स, ऑरिगेनो, बेसिल और जिंजर की क्वालिटी को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, और इनको फाइनलाइज करने के बाद इन नए स्टैंडर्ड्स को भेज दिया गया किसके पास? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के पास एडॉप्शन के लिए। अब इन दोनों चीज़ों के फ़र्क को समझिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये दोनों कमीशंस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और ये जो कमेटी है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स, बहुत डिटेल में पहले भी करंट अफेयर्स में समझाई है। अगर आप ध्यान से देखते हैं मेरे करंट अफेयर्स को तो आपको याद होगा। बात करते हैं कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। इसको 2013 में बनाया गया था। ये यंगेस्ट कोडेक्स कमोडिटी कमेटी है। मतलब अब तक बहुत सारी कोडेक्स कमोडिटी कमिटीज बनाई जा चुकी हैं, ये यंगेस्ट है। कोडेक्स कमोडिटी कमिटीज मतलब कमोडिटीज की क्वालिटी को एसेस करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने का काम है इन कमोडिटी कमिटीज का, जिसमें से कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स, स्पाइस और कुलिनरी हर्ब्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फिक्स करेगी। ये जो कमेटी है इसको चेयर करता है इंडिया, और स्पाइसेस बोर्ड जो है इंडिया का, वो इसका सचिवालय है। तो ये भाई कमेटी क्या करेगी? जैसा कि मैंने बताया, एलोबरेट वर्ल्ड वाइड साइंस बेस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स इन अकॉर्डेंस विद कोडेक्स प्रिंसिपल्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कोडेक्स प्रिंसिपल्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के हिसाब से दुनिया भर में साइंस बेस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को स्पाइसेस और कुलिनरी हर्ब्स के लिए डिफाइन करना, यह काम है इस कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स का। इसने स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करके भेज दिया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के पास। अब आप बोलोगे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने कलेक्ट किए हैं स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। बेसिकली आप कह सकते हो कि कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली गई हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा, और इंटरनेशनल ट्रेड में और जगह जगह पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स में कोडेक्स एलिमेंटेरियस डिवाइस किया गया, यानी फूड कोड डिवाइस किया। ये वो फूड कोड है जो कि बताएगा कि एक पर्टिकुलर खाना क्वालिटी में कहाँ स्टैंड करता है, ऊपर है या नीचे है। कि अगर आप देखो तो इंडिया में या दुनिया भर में जो भी मेजर बड़ी कंट्रीज हैं, वहाँ पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा फिक्स किए गए फूड कोड के हिसाब से उस फूड की क्वालिटी को एसेस किया जाता है। कभी कभी तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, वहाँ पे भी फूड प्रोडक्ट्स में इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मांगे जाते हैं इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में। ये जो कमीशन है जिसको आप कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बोलते हो, ये आप कह सकते हो ज्वाइंट WHO और FAO का फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। इसको एस्टैब्लिश किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर हेल्थ को और प्रमोट करने के लिए फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड को पहली मीटिंग्स की 1963 में हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग 1963 में, इसको अडॉप्ट किसने किया है? WHO ने और FAO ने। क्यों? ताकि कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके और फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड को अडॉप्ट किया जा सके। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस और कोड्स हैं, जो कि सेफ्टी, क्वालिटी एंड फेयरनेस की बात करते हैं इंटरनेशनल फूड ट्रेड की। कंज्यूमर्स ट्रस्ट कर सकते हैं सेफ्टी को, क्वालिटी को जब वो बाई करते हैं, या इंपोर्टर्स ट्रस्ट कर सकते हैं
जब वो इंपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को, और इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फूड प्रोडक्ट इन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होगा। क्योंकि अगर उस फूड प्रोडक्ट को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने अपना अप्रूवल दिया, रिकमेंडेशन दिया है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके अंदर सर्वे हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई फूड एक्सपोर्टर किसी भी कंट्री में अगर क्वालिटी नॉर्म्स को वायलेट करता है तो ऐसे केसेस में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन उसको डी नोटिफाई भी कर सकती है, और अगर इसने डी नोटिफाई कर दिया तो उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट होना बंद ही हो जाएगा। बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉर्म बन चुका है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसके बेसिस पे दुनिया भर में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको CAC का रिकमेंडेशन मिल जाए, जिसके बेसिस पे उनके प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है 400th प्रकाश परब ऑफ पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर कमेमोरेटेड। देखिए सिखिज्म में प्रकाश पूरब का मतलब होता है बर्थ एनिवर्सरी होना। तो गुरुदेव तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु थे सिखिज्म के, उनका 400वां 400th प्रकाश पूरब था 1 मई को। गुरुदेव गुरु तेग बहादुर को क्यों माना जाता है? अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस और रिफ्यूजल के लिए उन्होंने टिरेनी और इनजस्टिस के सामने झुकने से मना कर दिया। मुगल्स के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है यहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब ने। अगर आप बात करें गुरु तेग बहादुर साहब की पर्सनल जिंदगी के बारे में तो ये सबसे छोटे बेटे थे गुरु हरगोबिंद जी के। गुरु हरगोबिंद जी 6ठे गुरु थे सिखों के, और गुरु हरगोबिंद जी के जो सबसे छोटे बेटे थे गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे किसके? सिखिज्म के। सिखिज्म के कितने गुरु रहे हैं? तो 10 गुरु रहे हैं दोस्तों। किसके? आपके सिखिज्म धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे थे गुरु अंगद देव, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जन देव, छठे थे गुरु हरगोबिंद, सातवें थे गुरु हर राय, आठवें थे गुरु हरकिशन, और 9वें थे गुरु तेग बहादुर, 10वें थे गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई, और गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी मृत्यु से बोला कि अब मेरे बाद जो गुरु हैं वो होगी गुरु ग्रंथ साहब, जो कि होली सिख स्क्रिप्चर है, और उसको ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने अगला गुरु बता दिया। मतलब अब कोई पर्सन को गुरु नहीं बताया गुरु गोबिंद साहब ने, उन्होंने बोला कि अब ये जो स्क्रिप्चर है होली स्क्रिप्चर गुरु गोबिंद साहब, दिस विल बी द नेक्स्ट गुरु। तो ये 10 गुरुज हैं, इसमें से 6th गुरु 9th गुरु यहाँ पे न्यूज़ में है। तो इस रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज को ब्रशअप कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में या फिर किसी और एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करें तो जो गुरु हरगोबिंद जी थे जो कि 6ठे गुरु थे सिक्स के, इनके एक डॉटर थी, ओके, जिनका नाम था बीबी वीरो, और उनके 5 बेटे थे। पहले थे बाबा गुरुदित्तो, सूरजमल, अनी राय, अतल राय, त्यागमल। ये जो त्यागमल थे इनका जन्म हुआ था अमृतसर में 1 अप्रैल 1621 को, और बाद में इनको तेग बहादुर बोला गया। तेग बहादुर मतलब माइटी ऑफ द स्वॉर्ड। क्यों? क्योंकि मुगल्स के खिलाफ लड़ाई में बहुत वीरता से लड़े गुरु तेग बहादुर साहब, इसलिए खुद गुरु हरगोबिंद जी ने खुश होकर इनको ये टाइटल दिया। इनके मार्टरडम को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, ओके। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर को याद किया जाता है। अपने कॉज के लिए ये बहुत कह सकते हैं कि वीरता से लड़े और अपनी जान भी इन्होंने दे दी। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर है सिखिज्म का, ओके। सिखों के हिसाब से दिस इज फाइनल सोवरेन एंड एटर्नल गुरु। जो कुछ भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब ने उसको सिखिज्म धर्म में लोग बहुत मानते हैं। अगर आप बात करो तो क्या गुरु ग्रंथ साहब को पहले भी कंपाइल किया गया? जी हाँ। इसका जो इनिशियल फॉर्म था वो था आदि ग्रंथ, ओके। आदि ग्रंथ को 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने कंपाइल किया था। आदि ग्रंथ कंप्लीट हो गई थी 1604 में, और इसको इंस्टॉल किया गया गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर के अंदर। बाद में आप देखेंगे कि आदि ग्रंथ में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने रामकली की वार चैप्टर को जोड़ दिया। फिर उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर द्वारा कंपोज किए गए कुछ हिम्स को जोड़ा, और आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु थे। उसके बाद फाइनल फॉर्म में गुरु ग्रंथ साहिब सामने रखी गई, और वो सिखों की मोस्ट सेक्रेड बुक मानी जाती है। जैसे इस्लाम में कुरान है, हिंदुइज्म धर्म में गीता है, रामचरितमानस है, उसी प्रकार से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये पर्टिकुलर वीडियो आपको काम आएगी। और लास्ट वीडियो पे आ जाते हैं भाई, किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर टेंशन। अभी किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर टेंशन है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इन दोनों के बॉर्डर्स दिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको किर्गिस्तान नजर आ रहा है। किर्गिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री नजर आ रही है? कजाकिस्तान।
ईस्ट में चाइना नजर आ रही है। किर्गिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका कब्जाने के चक्कर में था चाइना, लगभग 4 से 5 महीने पहले ये न्यूज़ भी थी। किर्गिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे नजर आ रहा है उज्बेकिस्तान, और किर्गिस्तान बस बहुत बड़ा साउदर्न बॉर्डर है किसके साथ, तजिकिस्तान के साथ। ये बॉर्डर आप देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से चालू होके कुछ ऐसा चालू होके तजिकिस्तान और किर्गिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो किर्गिस्तान की बॉर्डर कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज में किर्गिस्तान के नॉर्थ में कजाकिस्तान, ईस्ट में चाइना, वेस्ट में उज्बेकिस्तान और साउथ में तजिकिस्तान। अब आते हैं तजिकिस्तान पे। ओके, तजिकिस्तान की अगर आप बॉर्डर्स देखें तो तजिकिस्तान के साउथ में बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। ये बहुत लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, इसका इतना लंबा बॉर्डर है। ओके, फिर अगर आप बात करें ईस्ट में तजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, नॉर्थ में लगता है आपका कजाकिस्तान के साथ, और नॉर्थ वेस्ट में लगता है किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। तो तजिकिस्तान बॉर्डर बनाता है उज्बेकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, चाइना के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है इंडिया की बाउंड्री के बहुत पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इलाका है ये पाकिस्तान के पास है। तो वैसे तो ऑन पेपर्स ये इंडिया का इलाका है, बट है पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान इज वेरी मच क्लोज टू तजिकिस्तान। इन दोनों कंट्रीज के बारे में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों लैंड लॉक कंट्रीज है, और लैंड लॉक कंट्रीज का सी का एक्सेस नहीं होता तो ये हमेशा डिसएडवांटेज पे रहती है। बहरहाल टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये है कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर पे एक आप कह सकते हो कि इंटेंस फाइटिंग से शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है कि इंटेंस फाइटिंग अभी हुई है, अक्सर कर इंटेंस फाइटिंग होती रहती है। कजाकिस्तान और तजिकिस्तान दोनों सेंट्रल एशिया रीजन में आते हैं। सेंट्रल एशिया रीजन में और कौन कौन सी कंट्री, तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ नजर आ रहा है, उज्बेकिस्तान यहाँ नजर आ रहा है। तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये जो दोनों नेशंस हैं, कौन कौन, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इनके बॉर्डर के पास एक वाटर सप्लाई फैसिलिटी थी कोकटाश। इस वाटर सप्लाई फैसिलिटी को लेके एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। सोवियत यूनियन का जब राज हुआ करता था 1990 से पहले, उससे तब से चला आ रहा है। और उसके रिस्पेक्ट में अभी रिसेंटली ये लड़ाई हुई है जिसमें 40 लोग की जान चली गई और 175 लोग को चोटें आई हैं। हालांकि एक दिन की इंटेंस फाइटिंग के बाद अभी के लिए सीज फायर हो गया और फाइटिंग रुक गई है। अभी के लिए जो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का बॉर्डर है ये सोवियत मैप मेकर्स का किया हुआ है। जब 1991 में यूएसएसआर टूटा तो सोवियत मैप मेकर्स ने जिस हिसाब से बाउंड्री बनाई उस हिसाब से देशों के पास इलाका चला गया। लेकिन जो तजिकिस्तान और किर्गिस्तान की बाउंड्री बनाई गई 1000 किलोमीटर लंबी, ये बहुत ज्यादा मियंडरिंग थी और इस पे इतने सारे डिस्प्यूट्स उठ गए लैंड को लेके, वाटर को लेके, कि अक्सर कर दोनों कंट्रीज के बीच में डेडली क्लैशेस देखने को मिलते हैं लैंड और वाटर रिसोर्सेज को देख के। समझ गए? तो सेंट्रल एशिया में आप कह सकते हो कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ये 2 कंट्रीज हैं जिनके बीच में बॉर्डर्स को लेके काफी इश्यूज हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो देखिए सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एनर्जी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ सेंट्रल एशिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पीस ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल एशिया है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और इसके लिए ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। और इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात की जाए जिसका मैंने अभी नाम लिया गया, इसमें बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत से परसेप्शन है रीजन्स को लेके, वर्ल्ड इश्यूज को लेके, रीजनल स्टेबिलिटी को लेके। कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे इंडिया के व्यू पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं। कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस हम लोग के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो सिनोनिमस हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसलिए सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के इस बॉर्डर टेंशंस में हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको इंडिया भी मीडिएट करता हुआ नजर आए, क्योंकि किर्गिस्तान के साथ भी और तजिकिस्तान के साथ भी हमारे जो रिश्ते हैं इंडिया के वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और खासकर ये जो तजिकिस्तान का साउदर्न वाला इलाका है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बहुत पास है, तो ये भी आप एक इशू बोल सकते हो। तो ये था आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। जो बॉर्डर्स मैंने आपको यहाँ समझाए हैं अगर याद रख सके तो याद रखिए। वैसे तो अक्सर मैं बहुत से बॉर्डर्स डिस्कस करता रहता हूँ, आप बोलोगे सारे याद करने आप पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी
जितना याद रखें उतना जरूर याद रखें। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।